दोस्तों ये स्टोरी का 27 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। रुद्र मुस्कुराया और उसने अपनी बाहों में उठाते हुए पूछा, बेबी अभी कितना बड़ा है? 6-7 वीक, आराध्या ने कहा। उसे बेड पर बैठा कर रुद्र ने उसके पेट को सहलाया और कहा, पर ए लिटिल बेबी, तुमने पहले ही मेरी वाइफ को मुझसे छीन लिया। आराध्या ने हंसते हुए पूछा, ऐसा कैसे हुआ? अभी भी तुम्हारे अंदर है और तुमने मुझे अकेला छोड़कर उसका साइड लेना शुरू कर दिया है। मैं अभी यह सोच रहा हूँ कि उसके जन्म के बाद मेरा क्या होगा। रुद्र ने बहुत उदास चेहरा बनाते हुए कहा। अपने पेट को सहलाते हुए आराध्या ने कहा, ऐसा नहीं है। हाँ है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हो और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम माँ बेटी की जोड़ी पहले से ही मुझे धमकाना शुरू कर चुकी है, रुद्र ने कहा। आराध्या ने हंसते हुए पूछा, आपको इतना यकीन कैसे हो गया कि यह एक लड़की है? रुद्र ने अपने कंधे उचकाए और कहा, फादर इंस्टिक्ट। अरे मेरी लाइन कॉपी करना बंद करो, आराध्या ने कहा। फिर अपना हाथ रुद्र की तरफ बढ़ाते हुए बोली, इधर आइए, आप मेरे पास सो जाइए। रुद्र मुस्कुराया और अपने जूते उतार कर आराध्या के बगल में लेट गया। आराध्या ने अपना सिर उसके सीने पर रखते हुए कहा, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैंने जो भी किया आई एम सॉरी। उसके सर पर किस करते हुए रुद्र ने कहा, यह मेरी भी गलती थी, इसीलिए तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, अन्ना ने कहा। सेमेस्टर के बाद हम फिर से टेस्ट करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट देखने पर पता चलेगा कि यह कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आराध्या ने कहा। रुद्र ने आह भरी और कहा, चलो देखते हैं क्या होता है। आराध्या ने सिर हिलाया। तुम्हें पता है तुम ना बहुत स्ट्रेंज हो, रुद्र ने कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आराध्या ने कहा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, रुद्र ने कहा। अपने हाथों से उसके सीने को सहलाते हुए आराध्या ने पूछा, आपने मोहित के साथ क्या किया? वह अभी भी जिंदा है, रुद्र ने कहा। आराध्या ने गहरी सांस ली और कहा, उसे मत मारिए। क्यों? रुद्र ने पूछा। मेरा मतलब है कि आप उसे अभी मत मारिए। हमारे बेबी के जन्म के बाद आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती हमारे प्रिंस के जन्म के पहले कुछ भी बुरा हो, रुद्र, आराध्या ने कहा। रुद्र ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली और पूछा, प्रिंस? प्रिंस का मतलब क्या है? क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए? आराध्या ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, आपके जैसा प्यारा सा लड़का। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, लड़के बहुत ज्यादा नॉटी होते हैं और लड़कियां बहुत ही प्यारी होती हैं, लड़कियां भी नॉटी होती हैं, आराध्या ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, लड़कियां क्यूट पॉर्न नॉटी होती हैं। इमेजिन, आराध्या एक पिंक कलर की फ्रॉक पहने हमारी प्यारी सी प्रिंसेस कुछ भी गलत कह देती है और तुम उसे देखकर उसके सामने खड़ी हो जाती हो और तुम्हें देखकर उसकी प्यारी सी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या यह देखकर भी तुम्हें उसे डांटने का दिल करेगा? कम से कम मैं ऐसा कुछ नहीं करूं, जबकि अगर कोई लड़का ऐसा करता है तो मैं उसे जरूर डांटूंगा या उसे थोड़ा पीट भी सकता हूं, आराध्या ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए कहा। रुद्र, यह गलत है, रुद्र ने हंसते हुए कहा, जैसे कि मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करता हूँ। फिर आराध्या के सर को छूते हुए रुद्र ने पूछा, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। रुद्र मुस्कुराया, फिर थोड़ा नीचे झुककर आराध्या के लिप्स को किस करने लगा। आराध्या भी उसे वापस किस करने लगी। थोड़ी देर किस करने के बाद रुद्र दूर हो गया और कहा, मुझे लगता है कि हमें यहीं रुक जाना चाहिए। आराध्या ने मुंह फेर लिया और कहा, लेकिन उसका चेहरा देखकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें और हमारे प्रिंसेस को और कुछ नहीं होने दूंगा। आराध्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और सिर हिलाया। फिर रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आराध्या तुम्हें पता है मुझे यह सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है कि और 8 महीने बाद हम दोनों मॉम डैड बन जाएंगे। आराध्या मुस्कुराई और कहा, हाँ, कोई होगा जो मुझे भी डैडी या पापा कहेगी और बहुत कुछ होगा, रुद्र ने एक्साइटमेंट से कहा। आराध्या, तुम्हें नहीं लगता कि अभी हम आए, हमें हमारे बेबी के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए? हमें उसके लिए एक रूम भी रेडी करना है, मैं कल से ही इसका अरेंजमेंट शुरू कर दूंगा, रुद्र ने फिर एक्साइटमेंट में कहा। उसको ऐसे देखकर आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं पूरी तरह से गलत थी, आप इस बेबी के लिए मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आखिर यह मेरी प्रिंसेस है, वह मेरी मेहनत का फल है, रुद्र ने प्राउड फील करते हुए कहा। आराध्या मुस्कुराई और उसके सीने से चिपकते हुए कहा, ठीक है, अब आवाज मत कीजिए क्योंकि बेबी और मैं बहुत थक गए हैं, इसीलिए हमें सोना है।
आराध्या के माथे पर किस करते हुए कहा, सो जाओ, मैं तुम्हें कल घर ले जाऊंगा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन जब आराध्या उठी तब उसने देखा रुद्र रूम में कहीं भी नहीं है। अपनी आंखें मलते हुए आराध्या चिल्लाई, रुद्र! कोई जवाब नहीं। रुद्र! गुड मॉर्निंग नीरज जी, रुद्र के साथ लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं, एक मेड आते हुए बोली। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। फिर बेड से नीचे उतरकर उसने एक टॉवेल लिया और बाथरूम के अंदर चली गई। नीचे लिविंग एरिया। तो कल तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितना डांटा था? नीरज जी ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ पूछा। रुद्र ने आह भरी और कहा, बहुत ज्यादा। सूरज जी ने हंसते हुए कहा, साक्षी बिल्कुल पहले जैसी है, उतना ही डेंजरस, इसीलिए आशुतोष जी अभी भी उससे डरता है। नीरज जी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम जानते हो रुद्र, अगर तुम्हारी माँ बोल्ड नहीं होती तो तुम्हारे मॉम डैड कभी भी एक साथ नहीं हो सकते थे। आपका क्या मतलब है? रुद्र ने पूछा। जब हम हाई स्कूल में थे तब तुम्हारी मॉम पर बहुत सारे लड़कों का क्रश था और तुम्हारे डैड उनमें से ही एक थे। तुम्हारी मॉम हमारे स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी और उस पर मुझे क्रश था, लेकिन किसने सोचा कि हम इन लॉ बन जाएंगे? नीरज जी ने हंसते हुए कहा। सूरज जी ने भी हंसते हुए कहा, तुम्हारे पापा तुम्हारी मॉम को सीक्रेटली फ्लावर चॉकलेट देते थे और उसको प्रोटेक्ट भी करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारी मॉम ही थी जिसने उन्हें कन्फेस करने को मजबूर कर दिया। रुद्र ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। कोई हैरानी नहीं कि वह ऐसा क्यों था। क्या उसने अपने पापा की तरह वही काम नहीं किया? गुड मॉर्निंग, आराध्या ने अपनी स्वीट वॉइस में उनके कन्वर्सेशन को रोकते हुए कहा। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, नीरज जी ने कहा। सूरज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लुक इट, यू आर ग्लोइंग। अपने बगल वाली सीट पर थपथपाते हुए रुद्र ने कहा, आओ यहाँ बैठो और कुछ खा लो। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप रुद्र के पास बैठ गई। जब रुद्र ने उसके प्लेट में खाना रखना शुरू किया, आराध्या ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, क्या आप मुझे मोटा बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं? रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें अपना वेट बढ़ाना है और उसके लिए तुम्हें हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, लेकिन आराध्या तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। सूरज जी ने कहा। आज तुम लोग कहाँ जा रहे हो? नीरज जी ने पूछा। हम आज हॉस्पिटल जा रहे हैं, रुद्र ने कहा। नीरज जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम दोनों यहाँ कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं रहते? इसके बारे में सोचो भी मत। बाहर से अंदर आते हुए साक्षी जी ने कहा। मॉम, आराध्या अपनी सीट से उठते हुए बोली। लेकिन इससे पहले कि वह साक्षी जी के पास जा पाती, रुद्र ने उसे रोका और कहा, आराध्या, तुम्हें इस तरह से एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। तुम भूल रही हो कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो। ठीक है, आई एम सॉरी, आराध्या ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें अब कैसा लग रहा है? साक्षी जी ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ पूछा। आज मैं काफी बेटर फील कर रही हूँ, आराध्या ने कहा। उनकी तरफ आते हुए साक्षी जी ने कहा, अन्ना आज सुबह हॉस्पिटल नहीं आएगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा है कि वह शाम को सार्थक के साथ सिंघानिया पैलेस में आएगी, तो तुम दोनों उससे बात कर सकते हो। ओके, रुद्र ने कहा। फिर वहां पर ब्रेकफास्ट और कुछ बातचीत करने के बाद साक्षी जी आराध्या को सिंघानिया पैलेस वापस ले गई और रुद्र अपने ऑफिस में चला गया। जाने से पहले रुद्र ने आराध्या के फॉरहेड पर किस किया और कहा, अच्छी तरह से रहना और ज्यादा इधर उधर मत घूमना, मैं लंच के पहले वापस आ जाऊंगा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आप वापस आने के टाइम पर मेरे लिए कुछ आइसक्रीम ले आएंगे? रुद्र ने हंसते हुए पूछा। कार्मेल आइसक्रीम ठीक है, आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, और साथ में डोनट भी। ठीक है, कुछ और? रुद्र ने पूछा। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको कॉल करूंगी। इतना कहकर आराध्या साक्षी जी के साथ वहां से चली गई और दूसरी तरफ रुद्र अपनी कार में बैठकर अपने अंडरवर्ल्ड बेस में चला गया। अंडरवर्ल्ड बेस। जब रुद्र वहां पर आया तो उसने देखा सार्थक और सिद्धार्थ पहले से ही वहां पर हैं। आराध्या कैसी है? सिद्धार्थ ने पूछा। वह ठीक है, क्या तुम आज वैशाली को उसके साथ रहने के लिए कह सकते हो? रुद्र ने पूछा। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, वह पहले से ही सिंघानिया पैलेस में है, मैंने उसे यहाँ आने से पहले ही वहां छोड़ दिया। अब कैसी है अन्ना? रुद्र ने पूछा। वह ठीक है, सार्थक ने कहा। सिद्धार्थ ने एक साथ ताली बजाई और कहा, ठीक है, तो अब बिजनेस के बारे में बात करते हैं। यह न्यूज आई है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा गैंग मुंबई में अपना मेन बेस शिफ्ट कर रहा है। क्या तो उस गैंग की बात कर रहे हो जिसका लीडर ओबराय फैमिली का बेटा अंगद ओबराय है? सार्थक ने पूछा। तुम सही हो, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। लोग सोचते हैं कि इस गैंग का लीडर अंगद ओबराय है, लेकिन यह
झूठ है। बहुत कम लोगों को पता है कि इसका लीडर कोई और है जिसको सब रेहान नाम से जानते हैं। इन दोनों लड़कों का अमेरिका में काफी नाम है। अमेरिका का पूरा अंडरवर्ल्ड से डरता है। सिद्धार्थ ने कहा। इंटरेस्टिंग, लेकिन वह अपना मेन बेस यहाँ पर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? सार्थक ने पूछा। यह अभी भी किसी को नहीं पता, लेकिन हमें केयरफुल रहना होगा, सिद्धार्थ ने कहा। सार्थक ने मुंह फेर लिया और पूछा, क्यों? क्या वे सिर्फ बच्चे नहीं हैं? रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, उन्हें कम मत समझो। हालांकि वह अंगद उसके फादर की तरह बेवकूफ है, लेकिन वह दूसरा लड़का ऐसा नहीं है। उसकी उम्र भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन वह एक शार्प शूटर है। मैंने सुना है वह कभी भी अपना एक साथ भी मिस नहीं करता। उसमें जितने भी मिशन किए हैं सब सक्सेसफुल रहे। वह बहुत स्मार्ट है। रुद्र एकदम सही कह रहा है, सिद्धार्थ ने कहा। ठीक है, पहले उन्हें अपना मेन बेस यहाँ पर शिफ्ट करने दो। उसके बाद हम उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करेंगे और हमारी बाउंड्री डिस्कस करेंगे, रुद्र ने कहा। ठीक है, लेकिन तुम अभी मोहित के साथ क्या करने वाले हो? सार्थक ने कहा। रुद्र ने आह भरी और कहा, उसे अभी रहने दो। सिद्धार्थ ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, तुम उसे इतनी आसानी से जाने दे रहे हो? रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, आराध्या ने कहा कि मुझे बेबी के आने तक कुछ भी बुरा नहीं करना चाहिए। सार्थक मुस्कुराया और कहा, अन्ना ने मुझे बताया कि आराध्या 7 वीक की प्रेग्नेंट है। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, तुम काफी फास्ट हो। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डैड बनने वाला हूँ। कुछ देर कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करने के बाद रुद्र ने पूछा, उस नर्स का क्या हुआ जिसने मोहित की हेल्प की थी? सिद्धार्थ थोड़ी देर के लिए झिझका और कहा, अच्छा होगा कि तुम उसके बारे में ना पूछो कबीर, रुद्र ने पूछा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। रुद्र ने आह भरी और पूछा, उसने उसके साथ क्या किया है? जब मैंने उसे देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्र ने रॉकी की तरफ देखा और कहा, रॉकी, कबीर को अंदर बुलाओ। रॉकी ने सिर हिलाया और चला गया। कुछ मिनट बाद कबीर को लेकर रॉकी वहां पर आ गया। बिग बॉस, आपने मुझे बुलाया? कबीर ने पूछा। रुद्र ने सिर हिला और कहा, तुमने उस नर्स को टॉर्चर क्यों किया? कबीर ने अपने होंठ थपथपाए और कहा, मैंने कुछ नहीं किया। रियली? रुद्र ने पूछा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैंने उसे थोड़ा सा टॉर्चर किया। मैंने अपने सारे टूल्स उस पर इस्तेमाल किए और यह बहुत मजेदार था। रुद्र ने हैरानी में अपना सिर हिला और कहा, यहाँ से चले जाओ और उसे दोबारा मत छूना, लेकिन बस मुझे अभी उसके साथ कुछ करना है। कबीर ने किसी बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा, मैंने कहा ना तुम उसे टच नहीं करोगे, क्या मैं क्लियर हूँ? रुद्र ने पूछा। यह सुनकर कबीर ने मुंह बनाया और वहां से चला गया। सीरियसली रुद्र, तुम उसे कहाँ लेकर आए हो? सार्थक ने पूछा। रुद्र मुस्कुराया और कहा, ही इज माई रेजर। दूसरी तरफ शर्मा हाउस। जब मोहित घर नहीं आया तो जानवी भी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन वह उसे कहीं पर भी नहीं मिला। लिविंग रूम में इधर उधर घूमते हुए जानवी ने सूरज जी का नंबर डायल किया। हेलो अंकल, जानवी ने कहा। क्या हुआ? सूरज जी ने कहा, अंकल मोहित कल से घर नहीं आया है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है, जानवी ने कहा। सूरज जी ने मुंह फेर लिया और कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? अंकल आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, वह आपका भतीजा है, जानवी ने कहा। जिस दिन तुम दोनों ने आराध्या के खिलाफ साजिश रची उस दिन से वह मेरे लिए कोई नहीं है। मैंने उसे मौका दिया होता, लेकिन कल उसने जो किया उसके बाद वह अपनी बात पूरी कर पाता। उससे पहले ही जानवी ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, कल उसने क्या किया? मेरे सामने एक्टिंग मत करो जानवी, अगर तुम भी उस गंदी प्लान का हिस्सा थी तो मुझे कोई भी हैरानी नहीं होगी, सूरज जी ने कहा। अंकल मुझे सच में नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, जानवी ने कहा। शट अप, सूरज जी गुस्से में बोले। अंकल, मैं, जानवी धीरे से बोली। ठीक है, अगर तुम सच में जानना चाहती हो कि उसने क्या किया, तुम्हें बताऊंगा। आराध्या और उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, सूरज जी ने गुस्से में बोला। क्या? जानवी हैरानी से बोली। वह हमारी फैमिली का एक काला धब्बा है, मैं तुम दोनों को अपनी फैमिली के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता। इतना कहकर सूरज जी ने कॉल कट कर दिया। अंकल हेलो हेलो, जानवी बोली, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल कट हो चुका था। उसने गुस्से में फोन को दीवार पर फेंक दिया। रुद्र सिंघानिया जरूर उसे मारने वाला है, जानवी धीरे से बोली। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने कपड़े बदले और मेंशन से बाहर निकल गई। सिंघानिया पैलेस। जब सिद्धार्थ और रुद्र सिंघानिया पैलेस के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा एंट्रेंस गेट के पास जानवी खड़ी है, जिसे देखकर वह दोनों हैरान हो गए। क्या वह आराध्या की बहन नहीं है? सिद्धार्थ ने पूछा। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, हो सकता है कि वह जानवी हो। क्या हुआ
था, इसीलिए वह यहाँ पर आई है। हम क्या करने वाले हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। आराध्या पर डिपेंड करता है कि वह अपनी बहन से मिलना चाहती है या नहीं, रुद्र ने कहा। वहीं दूसरी तरफ जब जानवी ने रुद्र की कार देखी तो वह कार की ओर भागी, लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुंच पाती, गार्ड ने उसे यह कहते हुए रोक दिया, सॉरी मिस, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। मिस्टर सिंघानिया की वाइफ मेरी बहन है और मैं उससे मिलना चाहती हूँ, जानवी ने कहा। या मुझे पहले पूछना पड़ेगा? मैं जाकर आराध्या मैडम से पूछकर आता हूँ। अगर वह आपसे मिलना चाहेंगी तो मैं आपको अंदर जाने की परमिशन दे सकता हूँ। आप तब तक यहाँ पर वेट कीजिए, गार्ड ने कहा। जानवी ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। सिंघानिया पैलेस के अंदर जब सिद्धार्थ और रुद्र लिविंग रूम के अंदर आए तो उन्होंने देखा सभी लिविंग रूम में बैठकर चाय की चुस्की ले रहे थे और खुशी खुशी एक दूसरे से बात कर रहे थे। आप इसे देखो, यहाँ पर सारी खूबसूरत औरतें बैठी हुई हैं। हाउ क्यूट, सिद्धार्थ ने कहा। साक्षी जी ने हंसते हुए कहा, थैंक यू फॉर कम्प्लीमेंट। सिद्धार्थ, सार्थक कहाँ है? अंबिका ने पूछा। वह आ रहा है, सिद्धार्थ ने कहा। वहीं रुद्र ने अपना रास्ता बनाया और जल्दी से जाकर आराध्या के पास बैठ गया और पूछा, तुम अब कैसा फील कर रही हो? उसके कंधे पर झुकते हुए आराध्या ने कहा, बहुत अच्छा, तुम लोग हमारे सामने रोमांस करना बंद करो, वैशाली ने कहा। यह सुनकर सिद्धार्थ जल्दी से वैशाली के पास गया और उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, टेंशन मत करो, मैं यहाँ हूँ, हम भी रोमांस कर सकते हैं। यह सुनकर वैशाली उसे घूरने लगी। तुम बच्चे बैठे और बातें करो, मैं सबके लिए डिनर रेडी करती हूँ, साक्षी जी ने कहा और फिर किचन की तरफ चली गई। तभी एक गार्ड सिंघानिया पैलेस के अंदर आया और कहा, सर बाहर एक लड़की खड़ी है और वह कह रही है कि वह मैडम की बहन है और वह मैडम से मिलना चाहती है। इससे पहले कि रुद्र कुछ कहता, आराध्या ने कहा, उसे अंदर भेजो। सिक्योरिटी गार्ड ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। वह लड़की यहाँ पर क्यों आई है और वह क्या चाहती है? वैशाली ने पूछा। तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है, रुद्र ने कहा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, इट्स ओके। जब जानवी सिंघानिया पैलेस के अंदर आई तो वहां पर सिर्फ रुद्र और आराध्या थे। अंबिका, सार्थक, सिद्धार्थ और वैशाली गार्डन में थे क्योंकि वह चाहते थे कि वह अपने पर्सनल मैटर आपस में डिस्कस करें। जब रुद्र ने जानवी को देखा तो उसने आराध्या को प्रोटेक्टली अपनी बाहों में पकड़ लिया। आराध्या ने जानवी को बैठने का इशारा किया और पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दी, आप कैसी हैं? जानवी ने पूछा। मैं ठीक हूँ, आराध्या ने कहा। मैंने सुना कि मैं मौसी बनने वाली हूँ, जानवी ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, हाँ, अब क्या प्लीज तुम मुझे यह बताओगी कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जानवी ने आह भरी और कहा, मैं यहाँ मोहित के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। उसके बारे में क्या बात करना चाहती हो तुम? आराध्या ने पूछा। वह लापता है, जानवी ने कहा। रुद्र के कंधे पर अपना सिर रखते हुए आराध्या ने पूछा, और तुम मुझे यह क्यों कह रही हो? वह तुम्हारा हस्बैंड है, अगर वह लापता है तो तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, हमारे पास नहीं। जानवी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सुना कि उसने क्या किया और मैं उसकी तरफ से माफी मांगने के लिए यहाँ आई हूँ। क्या आप प्लीज जीजा जी से उसे माफ करने और उसे छोड़ने के लिए कह सकती हैं? आराध्या ने मुंह फेर लिया और कहा, उसे छोड़ दूं? उसे छोड़ देने का क्या मतलब है? क्या तुम यह कहने की कोशिश कर रही हो कि मेरे हस्बैंड ने तुम्हारे हस्बैंड को किडनैप कर लिया है? जानवी ने आराध्या की तरफ देखा और कहा, प्लीज दी, उसे छोड़ दीजिए। इन कुछ दिनों से वह अपने सेंस में नहीं था, इसलिए उसने ऐसा किया। मैं यह कन्फर्म करूंगी कि वह दोबारा ऐसा ना करे। सोफे से उठकर आराध्या ने कहा, हमारे पास तुम्हारी बकवास बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है। अगर तुम अपने हस्बैंड के बारे में सच में परेशान हो तो तुम उसे खुद ढूंढ सकती हो। प्लीज हमें परेशान मत करना और दोबारा यहाँ पर मत आना। यह कहने के बाद आराध्या ने रुद्र का हाथ पकड़ा और गार्डन की तरफ जाने लगी। दीदी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस टाइम मुझे मोहित की जरूरत है। मैं यह सब अकेले नहीं कर सकती, मुझे उसकी जरूरत है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा इस बेबी को बड़ा करने के लिए। फाइनेंशियल बहुत वीक हूँ, प्लीज दी, जानवी ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। यह सुनकर आराध्या ने रुद्र के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। वह अपनी फीलिंग को अपने फैसले पर हावी होने देना नहीं चाहती थी। वह किसी भी तरह से मोहित को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके लिए मोहित एक राक्षस था जो उसके बच्चे को मारना चाहता था। उसे यहाँ से ले जाओ, रुद्र ने कहा और फिर आराध्या को अपनी बाहों में खींच लिया। तुम ठीक तो हो ना? रुद्र ने पूछा। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, मुझे ऊपर ले चलिए। उसे अपनी बाहों में उठाकर रुद्र उसे अपने बेडरूम की ओर ले गया।
बेडरूम के अंदर क्या वह चली गई? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने सिर हिलाया। आराध्या ने आह भरी और अपना सिर उसके कंधे पर रखा और कहा, मुझे पता है कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी पीठ को सहलाते हुए रुद्र ने कहा, इट्स ओके। क्या मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रही हूँ? अंबिका ने पूछा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, अंदर आओ। क्या सब ठीक है? अंबिका ने पूछा। सब ठीक है, रुद्र ने कहा। बेड के एक साइड पर बैठकर अंबिका ने पूछा, आराध्या क्या तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? आराध्या ने सिर हिलाया। मॉर्निंग सिकनेस, चक्कर आना, उल्टे आना, ऐसा कुछ? अंबिका ने पूछा। नहीं, आराध्या ने कहा। अंबिका मुस्कुराई और बोली, अच्छा है, तो कुछ चीजें हैं जिनका तुम्हें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ज्यादा तेज मत चलना या फिर ज्यादा उछल कूद मत करना, क्योंकि सर्दी आ रही है, इसलिए गर्म कपड़े पहनना, ग्रीन वेजिटेबल सूप और बहुत सारी हेल्दी चीजें तुम्हें खानी पड़ेंगी। बस इतना ही। फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने तक तुम्हें यह सब फॉलो करना है। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, बस मेरे लिए तुम यह सब कुछ लिख दो, मैं इसके लिए एक्स्ट्रा फीस लूंगी। अंबिका ने कहा। सार्थक को मुझे अभी भी 500 मिलियन देने हैं, तुम उसमें क्यों नहीं ले लेती? रुद्र ने कहा। कंजूस, अंबिका ने कहा। फिर कुछ देर बात करने के बाद अंबिका वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रुद्र ने आराध्या के सर पर किस करते हुए पूछा, आराध्या क्या तुम चाहती हो कि मैं मोहित को छोड़ दूं? रुद्र की बात सुनकर आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। उसने हमारे बेबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? तो तुम क्या चाहती हो? रुद्र ने पूछा। मुझे मेरी आइसक्रीम और डोनट चाहिए, आराध्या ने कहा। रुद्र ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, अरे मैं उसे नीचे रख आया, मैं किसी से इसे ऊपर लाने के लिए कहता हूँ, मैं बाद में वह ले लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, आराध्या ने कहा। रुद्र ने आह भरी और कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे जाह्नवी के लिए बस बुरा लग रहा है, यह सच में उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यही उसकी किस्मत है, आराध्या ने कहा। उसके बालों में हाथ डालते हुए रुद्र ने कहा, मुझे देखने दो कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि इन सब में उस बच्चे की कोई भी नुकसान हो, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, आराध्या ने कहा। डोंट वरी, ओके, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है, ठीक है, रुद्र ने कहा। आराध्या ने जम्हाई ली और सिर हिलाया। नींद आ रही है? रुद्र ने पूछा। हाँ, आराध्या ने कहा। उसके सर पर किस करते हुए रुद्र ने कहा, थोड़ी देर सो जाओ, मैं तुम्हें डिनर के टाइम पर दवाई दूंगा। आराध्या सो गई। उसे ब्लैंकेट से कवर करने के बाद रुद्र ने अपना फोन निकाला और रजत का नंबर डायल किया। फ्लेक्सली कंपाउंड में हमारे एक फ्लैट को जल्दी से जल्दी साफ कर दो। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद शर्मा हाउस जाकर जाह्नवी को वहां पर लेकर आओ, और यह सब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होना चाहिए, रुद्र ने कहा। और कुछ सर? रजत ने कहा। हाँ, आराध्या के लिए कारमेल आइसक्रीम और डोनेट को लेकर आधे घंटे के अंदर सिंघानिया पैलेस आ जाओ, रुद्र ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। रजत ने आह भरी और बड़बड़ाया, अब मैं एक आइसक्रीम वाला आदमी बन गया हूँ। वेरी गुड, रजत कपूर इंटरप्राइजेज। कुणाल कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ने में बिजी था कि तभी जय उसके केबिन के अंदर आया और कहा, सर, हमारे पास उस पर्सन की इंफॉर्मेशन है जो मिस निशा की पहचान को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो कुणाल उसकी तरफ देखने लगा। यह देखकर जय ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा उस आदमी से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन क्या? कुणाल ने पूछा। मुझे वह आदमी थोड़ा अजीब लगा, जय ने कहा। अपने डॉक्यूमेंट को नीचे रखते हुए कुणाल ने कहा, अजीब क्यों? यह आदमी बहुत पावरफुल है और इसका बैकग्राउंड भी कोई नॉर्मल बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके जैसा कोई ऐसा आदमी निशा को सपोर्ट क्यों करेगा? जय ने पूछा। निशा इतनी सिंपल नहीं है कि जितना तुम सोच रहे हो, कुणाल ने कहा। यह अच्छा होगा अगर कीर्ति मैडम निशा के साथ कोई भी कनेक्शन ना रखे, जय ने कहा। हम उस आदमी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करो, कुणाल ने कहा। ओके बॉस। इतना कहकर जय कुणाल के केबिन से बाहर जाने लगा। जय, तुमने मुझे उसका नाम नहीं बताया, कुणाल ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा। जय ने आह भरी और कहा, सॉरी सर, उस आदमी का नाम विशाल है। विशाल का हाउस? विशाल बैठकर चाय पी रहा था, तभी उसका एक सबऑर्डिनेट वहां पर आया और बोला,
बॉस, एक परेशानी है। क्या हुआ? विशाल ने पूछा। बॉस, किसी को पता चला है कि आप मिस निशा के पीछे हैं, सबऑर्डिनेट ने कहा। विशाल ने अपनी भौं उठाई और कहा, बेशक सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। सॉरी बॉस, लेकिन वह सिद्धार्थ मल्होत्रा या फिर उनके गैंग का कोई नहीं है, सबऑर्डिनेट ने कहा। विशाल ने मुंह फेर लिया और पूछा, फिर कौन? सर, यह अमेरिका का एक गैंग है, सबऑर्डिनेट ने कहा। विशाल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, मुझे याद नहीं कि हमने वहां पर किसी को अपॉइंट किया था। नहीं सर, हमने नहीं किया, सबऑर्डिनेट ने कहा। फिर कैसे और क्यों? सबऑर्डिनेट ने पूछा। सबऑर्डिनेट ने कुछ नहीं कहा, उसके पीछे का रीजन पता करो, हम उन्हें अटेंड करने का जोखिम नहीं उठा सकते। इतना कहकर विशाल अपने रूम में चला गया। विशाल मुंबई में जो बिजनेस कर रहा था वह सिर्फ एक दिखावा था। बहुत कम लोगों को यह पता था कि उसका मेन बिजनेस अमेरिका में है और जिसके लिए उसने बहुत सारे पैसे लगाए हैं। अगर वहां पर कुछ गलत हो जाता है तो वह बर्बाद हो जाएगा और अगर यह हो गया तो वह सिंघानिया फैमिली के खिलाफ कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ सर, हमारे पास मिस्टर कुणाल कपूर के बारे में एक अपडेट है, एक सब ऑर्डिनेट ने कहा। बूढ़े ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराया। यह क्या है? मिस्टर कुणाल कपूर विशाल की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट ने कहा। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, जैसा कि उससे उम्मीद थी। अब हम क्या करें? सबऑर्डिनेट ने पूछा। बूढ़े ने अपने कंधे उचकाए और कहा, देखते हैं कि वह इसके साथ कितनी दूर तक जा सकता है। वह एक कैपेबल पर्सन है, जो हो सकता है कि वह कुछ ऐसा पता लगा सके जिससे रुद्र सिंघानिया और मैं अनजान हूँ। आराध्या के बारे में कोई अपडेट? बूढ़े ने पूछा। सबऑर्डिनेट मुस्कुराया और कहा, वह प्रेग्नेंट है। बूढ़े की आंखें चमक उठी और उसने कहा, रुद्र सिंघानिया जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेज है। उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजने में तुम मेरी हेल्प करो। सर, आप उसे यह सब पर्सनली क्यों नहीं देते? सबऑर्डिनेट ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, मैं बहुत जल्द करूंगा। रिचा का अपार्टमेंट। और अपने बिजी शेड्यूल के कारण रिचा अपने अपार्टमेंट में वापस आ गई, लेकिन जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट के अंदर आई वह हैरान हो गई। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अंदर कैसे आए? रिचा चिल्लाई। रॉबिन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी कॉपी मशीन काम नहीं कर रही है। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं था, रॉबिन ने कहा। अगर तुम्हारे सो कोल्ड फादर बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर आ सकते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं कर सकता? रॉबिन ने पूछा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रिचा ने पूछा। मैं यहाँ तुम्हें अपने प्रॉमिस के बारे में याद दिलाने के लिए आया हूँ, रॉबिन ने कहा। रिचा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहले शर्तों को पूरा क्यों नहीं करते? मैं यह कर रहा हूँ, रॉबिन ने कहा। इसे पूरा करने से पहले मुझे अपना चेहरा मत दिखाओ, रिचा ने अपने बेडरूम के अंदर जाते हुए कहा। अपना कोट उठाते हुए रॉबिन ने कहा, अच्छा ओके, फिर मिलेंगे मिस पिंक। इतना कहकर वह अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। कार के अंदर अपने फोन को देखते हुए रॉबिन ने उस आदमी को कॉल किया जिससे वह अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा नफरत करता था। मैं आपसे मिलना चाहता हूं, अभी मैं आपको एड्रेस मैसेज कर रहा हूं। कॉल कट करने के बाद रॉबिन ने लोकेशन शेयर की और उस ओर जाने से पहले मैसेज किया। आधे घंटे के बाद जब रॉबिन लोकेशन पर पहुंचा तो वह आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसकी ओर बढ़ते हुए रॉबिन ने कहा, सॉरी मिस्टर शर्मा, आपको इतना वेट करने के लिए। सूरज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, मैं ज्यादा देर से वेट नहीं कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके बिजी शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं किया, रॉबिन ने कहा। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ, सूरज जी ने कहा। रॉबिन ने हंसते हुए कहा, रियली? सो बीज ग्रुप में ज्वाइन क्यों नहीं होते? सीरियसली, आप कुछ ही टाइम में फेमस हो जाएंगे। सूरज जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, रॉबिन, डोंट यू डियर कॉल मी बाय डैड नेम। मेरा नाम रॉबिन है, रॉबिन चिल्लाया। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम रखा था, सूरज जी ने कहा। रॉबिन ने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और कहा, डोंट यू डेयर टॉक टू अबाउट माई मदर। सूरज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी ने इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हारे पूरे दिमाग में जहर भरकर गए हैं। आपकी बकवास बातें बहुत हो गई। मैंने आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में याद दिलाने के लिए आज आपको यहाँ पर बुलाया है। आप पास्ट में कभी भी एक अच्छे फादर नहीं बन सके, लेकिन मैं आपको एक और चांस दूंगा फ्यूचर में अच्छे फादर बनने की, रॉबिन ने कहा। सूरज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ तुम क्या चाहते हो? मुझे आपका नाम चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने बेटे और शर्मा फैमिली के मेंबर के रूप में एक्सेप्ट करें। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऑफिशियली शर्मा फैमिली का हिस्सा बना दें।
रॉबिन ने कहा। इससे पहले कि सूरज जी कुछ कहते कि रॉबिन ने कहा, डोंट वरी, मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे उससे कुछ चाहिए। मैं सिर्फ आपकी फैमिली का नाम अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। सूरज जी ने अपनी भौहें उठाई और कहा, अच्छा, जब तुम मेरे बेटे हो, क्या मुझे तुमको अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें मेरा बेनिफिट क्या है? रॉबिन मुस्कुराया और कहा, जो आप चाहते हो मैं आपको वह सब दूंगा। तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, टर्म एंड कंडीशन मेरी और सिग्नेचर तुम्हारा, सूरज जी ने कहा। रॉबिन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तैयार होने के बाद मुझे कॉल करना। फिर रॉबिन ने अपनी सीट से उठकर कहा, इतने सालों बाद आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर शर्मा। सॉरी पापा, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई बेटा, सूरज जी ने कहा। रॉबिन ने आंखें मूंद ली और चला गया। रॉबिन के जाने के बाद सूरज जी ने अपना वॉलेट निकाला। वॉलेट के अंदर रखी एक पुरानी तस्वीर को सहलाते हुए सूरज जी बुदबुदाए, देखो, अब मुझे अपने बेटे को वापस लाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट का यूज करना होगा। कुर्सी के सहारे नीचे झुककर सूरज जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी लाइफ के पेनफुल मोमेंट के बारे में सोचने लगे। पास्ट, जब सूरज जी यंग थे तो एक लड़की से प्यार हो गया था और उस लड़की का नाम था रिद्धिमा। वह बहुत स्वीट, क्यूट और केयरिंग थी। इससे पहले कि उन्होंने कभी भी किसी लड़की के लिए ऐसा फील नहीं किया था, लेकिन रिद्धिमा ने उनका प्रपोजल पहले एक्सेप्ट नहीं किया और यह कहा, सूरज, तुम बहुत अच्छे इंसान हो एंड यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस, और मैं तुम्हें वह हैप्पीनेस नहीं दे सकती। लेकिन सूरज जी उसे अपना बनाने के लिए जिद पर अड़े रहे। लगभग 1 साल तक उनके अप्रोच करने के बाद रिद्धिमा ने आखिरकार उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और तभी से उनका ब्यूटीफुल रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। 1 साल तक सब कुछ बढ़िया रहा। रिद्धिमा सूरज जी के साथ शिफ्ट हो गई थी, लेकिन एक दिन जब सूरज जी अपने ऑफिस से वापस घर आए तो उन्हें रिद्धिमा अपने घर में कहीं भी नहीं मिली। काफी देर तक ढूंढने के बाद सूरज जी ने पुलिस स्टेशन में रिद्धिमा के नाम पर मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने की सोची, लेकिन जब वह पुलिस स्टेशन में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि रिद्धिमा नाम की कोई भी लड़की का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। ऑफिसर, क्या आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं? सूरज जी ने कहा। आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा, लेकिन पहले ही चेक कर लिया है, ऑफिसर ने कहा। जब शाम को सूरज जी उदास भरे दिल के साथ घर वापस लौटे तो उन्हें एक अननोन सोर्स से एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो सूरज, तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी और मैं तुम्हारा एक हिस्सा अपने साथ ले जा रही हूँ और मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। मैसेज पढ़कर सूरज जी का दिल टूट गया। वह यह फैक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। 10 साल तक सूरज जी ने रिद्धिमा को ढूंढने की कोशिश की, फिर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अपने सामने कोई और ऑप्शन ना पाकर सूरज जी ने कुछ ऐसा किया जिससे उन्हें सबसे ज्यादा नफरत थी। उसने अपने एक दोस्त से मदद मांगी जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था। 2 दिनों के अंदर उसके दोस्त ने रिद्धिमा जी की सारी इंफॉर्मेशन सूरज जी को दे दी। सूरज जी ने सबरी तिवारी के पहचान के बारे में पढ़ा तो उसका दिल टूट गया। उन्हें यह पता चला कि रिद्धिमा एक दूसरे कंट्री की गैंगस्टर की बेटी थी। उसकी आइडेंटिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए वह चाहती थी कि सूरज जी उससे दूर रहें। अब जब सूरज जी को रिद्धिमा के बारे में सब कुछ पता चल गया तो उन्होंने फैसला किया कि वह वहां पर जाकर अपने प्यार और बच्चे को वापस लाएंगे। लेकिन जैसे ही वह वहां पर गए उन्हें रिद्धिमा जी का कॉल आया कि वह उनसे मिलना चाहती है। उसने उसे यह भी बताया कि उसका एक बेटा भी है जिसका नाम रोहित है। हालांकि सूरज जी को यह थोड़ा अजीब लगा जब रिद्धिमा ने मुझे अचानक कॉल किया, लेकिन उन्होंने अपने थॉट को साइड में रखा और रिद्धिमा से मिलने के लिए वहां पर पहुंच गए जहां पर रिद्धिमा उनका वेट कर रही थी। जल्द ही एक लग्जरियस कार उनसे कुछ मीटर की दूरी पर आकर रुकी और उसके अंदर से रिद्धिमा उनके बेटे के साथ बाहर आई। रिद्धिमा को देखकर सूरज जी ने उसकी ओर हाथ हिलाया, लेकिन जब उन्होंने रिद्धिमा को एक एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ वहां पर खड़ा देखा तो वह हैरान हो गए। सूरज जी को कुछ अजीब महसूस हुआ और वह उनकी तरफ बढ़ने लगे। जब सूरज जी उनसे सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर थे तो रिद्धिमा जी ने अपने बेटे को उनकी ओर धक्का दे दिया और आई एम सॉरी कहा।
इससे पहले कि सूरज समझ पाते, कुछ लोग कार से नीचे उतरे। उनमें से एक ने गन निकाली और रिद्धिमा के सीने के पास गोली मार दी। यह सब देखकर सूरज जी ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उन्होंने जल्दी से अपने बेटे को अपनी तरफ खींच लिया और वह रिद्धिमा की तरफ जाने लगे। उनमें से एक आदमी ने उनके बेटे के ऊपर गन पॉइंट किया और उन्हें वहां से ना हिलने का इशारा किया। उन्होंने रिद्धिमा के ऊपर एक बार फिर से गोली चलाई और भी उसे लेकर वहां से चले गए। सूरज जी अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि अभी अभी उनके सामने क्या हुआ। यह सब देखकर उसकी गोद में 9 साल का छोटा लड़का जोर जोर से रोने लगा। जमीन पर घुटने टेकते हुए सूरज जी ने उससे कहा, ठीक है मम्मा, ठीक है। लड़के ने सूरज जी के गले में अपनी बाहें लपेट दी और कहा, डैडी आप मुझे अपने साथ ले चलिए। सूरज जी कुछ कहने ही वाले थे कि एक आदमी बड़े करीने से ब्लैक कलर का सूट पहने हुए उनके पास आया और कहा, लिटिल मास्टर हमें जाना है। रोहित ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं डैडी के साथ जाऊंगा। लिटिल मास्टर आपको मेरे साथ जाना है, आदमी ने कहा। उसके चेहरे को सहलाते हुए सूरज जी ने कहा, रोहित अभी तुम अंकल के साथ जाओ, डैडी बाद में आएंगे और तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। प्रॉमिस, रोहित ने कहा। प्रॉमिस, सूरज जी ने कहा। डैडी मम्मी को भी लाएंगे, रोहित ने पूछा। सूरज जी ने कुछ पल अपने बेटे को देखा, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। अपने आंसू पोंछते हुए रोहित ने अपने डैडी के गाल पर किस किया और वहां से चला गया। कुछ दिन रिद्धिमा जी को ढूंढने के बाद सूरज जी अपने बेटे को लेने के लिए खुराना मेंशन पहुंचे। लगभग 6 से 7 घंटे इंतजार करने के बाद एक आदमी ने उनसे कहा, रोहित उनके साथ नहीं जाना चाहता। सूरज जी ने मुंह फेर लिया और कहा, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, लेकिन लिटिल मास्टर आपसे मिलना नहीं चाहते। आदमी ने कहा, मैं उससे बिना मिले यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, सूरज जी ने कहा। सूरज जी की बात सुनकर वह आदमी वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद रोहित उसी आदमी के साथ अकेले मेंशन से बाहर आया। सूरज जी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, बेटा आओ चले, लेकिन वह हैरान हो गए जब रोहित उनके साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यू आर लायर, आपने मेरी मम्मा को मार डाला, आई हेट यू। इतना कहकर वह वापस मेंशन के अंदर दौड़ते हुए चला गया। रोहित के वह शब्द सुनने के बाद सूरज जी अपने टूटे हुए दिल के साथ कई सारे सवालों के लिए वापस चले गए। तब से सूरज जी ने रिद्धिमा की तलाश करना कभी बंद नहीं किया, लेकिन उन्हें अभी भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रेजेंट अपनी आंखें खोलते हुए सूरज जी ने अपने आंसू पोंछे और भारी दिल के साथ कैफे से बाहर चले गए। दूसरी तरफ सिंघानिया पहले डिनर के लिए सब कुछ रेडी करने के बाद साची जी ने सबको बुलाया। अपने हाथों को एक साथ रगड़ते हुए सार्थक ने कहा, अरे सब कुछ कितना टेस्टी लग रहा है। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, सार्थक कम खाओ, तुम दिन पर दिन मोटे होते जा रहे हो। सार्थक ने मुंह फेर लिया और कहा, मैं एकदम फिट हूँ। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमारा सार्थक एक गधे की तरह फिट है। सार्थक ने अपने सेटिस्फेक्शन में सिर हिलाते हुए कहा, अरे तुमने क्या कहा, ठीक है अब बात करना बंद करो और बैठ जाओ, साची जी ने कहा। यम यम, समर्थ और अंशिका कब वापस आ रहे हैं, अंबिका ने पूछा। हो सकता है नेक्स्ट वीक तक। अक्षित मालदीव में इतना खुश है कि वह वापस नहीं आना चाहता, साची जी ने कहा। वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं अक्षित को मिस कर रही हूँ, वह बहुत क्यूट है। सिद्धार्थ ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मैं सबसे ज्यादा क्यूट हूँ इन योर ड्रीम्स। सिद्धार्थ प्लेट पर रोस्टेड चिकन का पीस रखते हुए वैशाली ने कहा। रुद्र और आराध्या कहाँ है, साची जी ने पूछा। हमारी प्रेग्नेंट आराध्या सो रही है और हमारा रोमियो इस कंफ्यूजन में है कि उसे जगाए या नहीं, सार्थक ने कहा। बेडरूम के अंदर आराध्या शांति से सो रही थी, जबकि रुद्र चुपचाप उसे घूर रहा था। बेमन से उसके कंधे हिलाते हुए रुद्र ने कहा, आराध्या। आराध्या ने मुंह फेर लिया और उसके हाथों को झटक दिया। आराध्या तुम्हें डिनर करना है, उठो, रुद्र ने कहा। अपनी आंखें खोले बिना आराध्या उठी और रुद्र के गले में अपनी बाहें टिका दी और बड़बड़ाई 5 मिनट। फिर उसने अपने सिर को उसके सीने में दबाते हुए आराध्या ने उसे किस किया और कहा, आई लव यू। रुद्र ने हंसते हुए कहा, आई लव यू टू, लेकिन अब तुम्हें उठकर खाना खाना है। अपना सिर ऊपर उठाते हुए आराध्या ने पूछा, क्या मैं डिनर में आपको नहीं खा सकती? रुद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा, आराध्या तुम मेरे लिए यह सब चीजों को मुश्किल मत बनाओ, बी आ गुड गर्ल और मेरी बात सुनो। अपनी आंखें घुमाते हुए आराध्या ने कहा, मैं गुड गर्ल नहीं हूँ। इतना बोलकर वॉशरूम के अंदर चली गई। आराध्या के बाथरूम से बाहर आने के बाद रुद्र ने उसे अपनी बाहों में लिया और नीचे चलने लगा। मैं अपने आप से चल सकती हूँ, आराध्या ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, अगर तुम फिसल कर सीढ़ियों से गिर गई तो क्या होगा?
मैं कोई बेबी नहीं हूँ, मुझे पता है कि कैसे चलना है, आराध्या ने कहा। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, रुद्र ने कहा। नीचे जब अंबिका ने रुद्र को आराध्या को बाहों में लेकर नीचे आते हुए देखा तो उसने कहा वह प्रेग्नेंट है, हैंडीकैप्ड नहीं। उसे बहुत केयरफुली से कुर्सी पर बिठाते हुए रुद्र उसके पास बैठ गया और कहा पहले यह सूप पी लो बट केयरफुली, यह गर्म है तो तुम उसके लिए यह ठंडा क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें पता नहीं है कि प्रेग्नेंट औरत को गर्म चीज नहीं खानी चाहिए? सार्थक ने कहा। मैंने सुना है कि प्रेग्नेंट औरत का कोई भी भारी काम नहीं करना चाहिए, तो तुम उसके लिए भी खाना क्यों नहीं लाते? सिद्धार्थ ने कहा। रुद्र ने अपने होंठों को साफ किया और पूछा क्या यह सच है? अपनी लाल आंखों से उनकी ओर देखते हुए आराध्या ने कहा उसे चिढ़ाना बंद करो। साक्षी जी ने हंसते हुए कहा ठीक है, अब तुम सब रुद्र को परेशान करना बंद करो और उसे खाने दो। फिर आराध्या के प्लेट में सलाद देते हुए साक्षी जी ने कहा हमने तुम्हें यह खाना इसलिए दिया क्योंकि यह तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो मैंने तुम्हारे लिए अपने गार्डन में फ्रेश वेजिटेबल प्लांट किया है। थैंक यू मम्मा, आराध्या ने कहा। जब सब आपस में खाने पीने की बातें करने में बिजी थे तभी रजत अपने हाथों में कुछ बैग लेकर सिंघानिया पैलेस के अंदर आया। सर, रजत ने कहा। क्या तुम सब कुछ लाए हो? रुद्र ने पूछा। रजत ने सिर हिलाया। अच्छा, तो तुम फिर यहाँ सब कुछ रख दे सकते हो, रुद्र ने कहा। यह सब क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। प्रेगनेंसी बुक्स, रुद्र ने कहा। आराध्या ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा रुद्र, यह सब करने के लिए अभी हमारे पास बहुत टाइम है, बस 7 महीने बाकी हैं। आराध्या, मुझे प्रिपेयर्ड रहना है, रुद्र ने कहा। उस पर अपनी आंखें घुमाते हुए आराध्या ने कहा मिस्टर असिस्टेंट, आप हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करते? रजत मुस्कुराया और कहा इट्स ओके मैडम, वेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। कल सुबह की मीटिंग के बारे में मत भूलना, रुद्र ने कहा। आप कल जल्दी जा रहे हैं? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा हाँ, कल मेरी सुबह की मीटिंग है, लेकिन मैं लंच के पहले वापस आ जाऊंगा। आराध्या ने आह भरी और सिर हिलाया। अरे, क्या तुम्हें हमारे कॉलेज रिन्यूनियन इनविटेशन मिला? वैशाली ने पूछा। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा मुझे नहीं लगता, तुम्हें इस बारे में आगे फिर कुणाल से पूछना चाहिए, हो सकता है उसके पास इनविटेशन आया हो। मुझे इनविटेशन मिला और सिद्धार्थ को भी, वैशाली ने कहा। रिन्यूनियन कब है? आराध्या ने पूछा। लगभग 1.5 महीने का टाइम है, वैशाली ने कहा। हम सभी को जाना चाहिए है ना रुद्र? सिद्धार्थ ने पूछा। मिस्टर सिंघानिया क्यों जाएंगे? मेरा मतलब है कि वह क्या हमारे कॉलेज में थे? वैशाली ने पूछा। नहीं, वह नहीं था, सिद्धार्थ ने अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा। रुद्र मेरे साथ जा सकते हैं, आप जाना चाहते हैं? आराध्या ने पूछा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, रुद्र ने कहा। हाँ, मुझे लगता है कि तुम सब अपने कॉलेज रिन्यूनियन में जा रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुम्हारे कॉलेज का हिस्सा नहीं है, सार्थक ने चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और पूछा तुम दोनों कब मुझे अपने पैसे देने की सोच रहे हो? अपना गला साफ करते हुए सिद्धार्थ ने कहा। रुद्र, तुम इस कंट्री के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो, तो इतने कंजूस मत बनो। मैं जल्द ही अपनी फैमिली शुरू करने वाला हूँ, मुझे हर चीज की तैयारी करनी है और इसके लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि तुम दोनों के पास पैसे नहीं है, तुम दोनों ही मेरी तरह रिच हो, तो मैं अपना पैसा क्यों छोड़ दूं? रुद्र ने कहा। फाइन, मैं कल पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। मैं भी कर दूंगा, सार्थक ने कहा। मल्होत्रा मेंशन के बाहर अपनी बाहों को उसकी कमर में लपेटते हुए कुणाल ने पूछा क्या हुआ? कीर्ति ने आह भरी और कहा कुछ नहीं। क्या तुम अभी भी निशा की वजह से अपसेट हो? कुणाल ने पूछा। कीर्ति ने सिर हिलाया और कहा मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं बस थोड़ी सी शॉक हूँ। कीर्ति के बालों में हाथ डालते हुए कुणाल ने कहा इट्स ओके, तुम्हें अब निशा के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहिए, वह बहुत डेंजरस है। व्हाट डू यू मीन? कीर्ति ने पूछा। मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि उसने अपनी भाभी और उनके होने वाले बच्चे को एक बार मारने की कोशिश की, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने हैरानी से पूछा क्या? लेकिन क्यों? ओ गॉड, अरे घबराओ मत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं उसे कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा मैं अपने लिए नहीं, लेकिन मुझे
मुझे जूही भाभी के लिए डर लग रहा है। वह बहुत अच्छी और प्यारी हैं। क्या होगा अगर निशा फिर से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है? उसके बारे में टेंशन मत करो, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनका हस्बैंड है। रिलैक्स, ओके, कुणाल ने कहा। थोड़ी देर कुणाल से बात करने के बाद कीर्ति मल्होत्रा मेंशन के अंदर चली गई और कुणाल भी वहां से चला गया। लेकिन उन दोनों ने यह नोटिस नहीं किया कि दो आंखें उन्हें लगातार उन पर नजर रख रही हैं, जो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। वह सब कुछ सुन रहा था जिसके बारे में वह बात कर रहे थे। दोनों के जाने के बाद निशा झाड़ियों से बाहर आई और गुस्से में चिल्लाई। फिर उसने जेब से अपना फोन निकालकर किसी को फोन किया और कहा, उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कॉल कट करने के बाद निशा ने टैक्सी पकड़ी और चली गई। कपूर मेंशन घर पहुंचने के बाद कुणाल सीधे अपने कमरे में गया और जय को कॉल किया। उस विशाल के बारे में कोई अपडेट? कुणाल ने पूछा। हाँ सर, ऐसा लगता है जैसे विशाल अमेरिका में कई लीगल और अलीगढ़ बिजनेस चलाता है, जय ने कहा। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, इंटरेस्टिंग। अब तुम्हें पता है कि क्या करना है? हाँ सर, मैं अभी भी उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जय ने कहा। क्या तुम मुंबई में उसकी हिस्ट्री ढूंढ सकते हो? कुणाल ने पूछा। मैं कोशिश कर सकता हूँ सर, जय ने कहा। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो तुम्हें इस माह बढ़ाकर बोनस मिलेगा, कुणाल ने कहा। थैंक यू सर। इतना बोलकर जय ने कॉल कट कर दिया। उसके कॉल कट करने के बाद कुणाल ने कुछ देर सोचा और फिर अपने फ्रेंड अंगद को कॉल किया। सच में यार, तुम अब भी मुझे मिस करते हो? अंगद ने कहा। कुणाल ने हंसते हुए कहा, सब कुछ कैसा है मत पूछो। तुम्हें पता है हमारे मेन बेस को तुम्हारी कंट्री में शिफ्ट करना कितना मुश्किल है। मुझे ऐसा करने में वाकई मुश्किल हो रही है, अंगद ने कहा। काश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाता, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है और उसे घुमाने भी ले जाना है, इसीलिए मैं नहीं कर सकता, कुणाल ने कहा। अंगद ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मैंने कितने दिनों से टीना के साथ नाइट स्पेंड नहीं किया है? कुणाल ने हंसते हुए कहा। इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करो। हाँ ठीक है, तुम्हारे कुछ ऐसे एक वर्जिन नाइट स्पेंड करने का मतलब क्या समझेंगे? अंगद ने कहा। मैं इसके लिए अपनी शादी तक वेट करना चाहता हूँ, कुणाल ने कहा। अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह हम देखेंगे। कुणाल ने अपना गला साफ किया और कहा, बस तुम्हारी बकवास हो गई हो तो अब हम बात करते हैं। हाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और हम शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं, अंगद ने कहा। हमारे आदमियों के बारे में क्या? कुणाल ने पूछा। वह सब हमारे साथ आ रहे हैं, अंगद ने कहा। अच्छा, हम मुंबई में शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम अमेरिका छोड़ रहे हैं। सभी को इस बारे में याद दिलाना मत भूलना। हम यहाँ अपना मेन बेस शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा आतंक हमेशा वही होना चाहिए, कुणाल ने कहा। हाँ, यह सब पहले ही हो चुका है, अंगद ने कहा। कुणाल ने आह भरी और कहा, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पहले से ही सब कुछ अरेंज कर दिया है, तुम्हें बस कुछ कपड़े अपने साथ लाने हैं। हाँ ठीक है, अंगद ने कहा। टीना भी तुम्हारे साथ आ रही है ना? कुणाल ने पूछा। हाँ, वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वह कैसी है, उसे चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद है, अंगद ने कहा। कुणाल ने हंसते हुए कहा, कीर्ति भी उससे मिलकर बहुत खुश होगी। ओके, तो नेक्स्ट वीक हम मुंबई में मिलते हैं, अंगद ने कहा। अंगद, मैं चाहता हूं कि तुम अमेरिका छोड़ने से पहले मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो, कुणाल ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। दूसरी तरफ निशा कैब से उतरकर विशाल की हवेली के अंदर चली गई। निशा, बॉस बेडरूम में आपका इंतजार कर रहे हैं, एक आदमी ने कहा। निशा ने सिर हिलाया और ऊपर चली गई। बेडरूम के अंदर आने के बाद निशा ने कहा, मुझे स्टेट, आदमी ने कहा। निशा ने मुंह फेर लिया और पूछा, क्या स्ट्रिप एंड टॉक, आदमी ने कहा। निशा ने अपनी टी शर्ट उतारते हुए कहा, वह मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, आपने कहा था कि वह कभी पता नहीं लगा पाएंगे। उसकी ओर देखकर विशाल दरवाजे के पास गया और पहले दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें परेशान मत करो, विशाल ने कहा। मैं, निशा कराह उठी जब विशाल ने उसके गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। निशा उससे दूर हुई और विशाल की तरफ देखते हुए बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके साथ कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। विशाल ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी वर्जिनिटी कुणाल को देना चाहती हूँ, निशा ने कहा। मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दूंगा, विशाल ने कहा। कितने? निशा ने पूछा।
1 करोड़ विशाल ने कहा तो निशा ने कुछ नहीं कहा और विशाल उसकी तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद जब विशाल उस रूम से बाहर निकला तो निशा बेड पर बैठकर रोने लगी, लेकिन तभी एक और आदमी उस रूम में आया और उसके साथ फिर से वह सब करने लगा। लगभग सारी रात विशाल के आदमी उसे टॉर्चर करते रहे। नीचे आ जाओ सर, तुम्हारा वेट कर रहे हैं, इतना कहकर आदमी वहां से चला गया। निशा के पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। वह धीरे से उठी और शावर लेने के लिए बाथरूम के अंदर चली गई। निशा जब नीचे आई तो विशाल ने उसके मुंह पर एक चेक मारा और कहा 3 करोड़ हैं। मेरे आदमियों ने बताया कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया। अब तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ पर आ सकती हो। निशा ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप वह चेक उठा लिया और वहां से बाहर निकल गई। चेक को अपने बैग के अंदर रख कर निशा एक टैक्सी में बैठ गई, फिर एक मेडिकल शॉप पर रुक गई। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और पेन किलर लेने के लिए सब कुछ लेने के बाद निशा ने ड्राइवर से उसे पास के एक होटल में ले जाने के लिए कहा। कल रात जो हुआ उसके बाद वह बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी और उसे नींद भी आ रही थी। होटल में चेकिंग करने के बाद निशा ने एक हॉट शावर लिया। पेन किलर और पिल्स लेने के बाद निशा ने अपना सिर नीचे कर लिया और कीर्ति को कोसने लगी। अगर कीर्ति नहीं होती तो यह सब कभी नहीं करती। निशा कभी भी कीर्ति को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसके सामने एक्टिंग करने पर मजबूर हो गई, क्योंकि उसे पता था अगर वह कीर्ति को अफ्रेंड कर देगी तो उसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि उसके स्टडी की सारी एक्सपेंसेस मल्होत्रा फैमिली ही देती थी। निशा कभी भी इस फैक्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाई कि कीर्ति उससे ज्यादा खूबसूरत है। वह सच लाइट थी और एक पावरफुल बैकग्राउंड से थी। उससे सभी बहुत प्यार करते थे और हमेशा निशा को उससे जलन महसूस होती थी, क्योंकि वह पढ़ाई में भी उससे होशियार थी। दूसरी तरफ निशा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके फादर एक नॉर्मल कंपनी में जॉब करते थे। उससे उन्हें जो पैसे मिलते थे वह बहुत कम थे। अगर नितिन नहीं होता तो शायद निशा को बहुत कम उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती। उसका भाई नितिन बहुत छोटी उम्र से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। हर साल मुंबई में एक स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन का अरेंजमेंट किया जाता था और इसमें जो टॉप 3 स्टूडेंट आते थे उनके एजुकेशन को गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करती थी और उस एग्जामिनेशन में नितिन ने फर्स्ट रैंक किया था। उसका सपना था फाइनेंस को लेकर स्टडी करने का। बहुत मेहनत करने के बाद उसने मुंबई के सबसे बेस्ट कॉलेज में से पास आउट किया, इसलिए उसके लिए एक अच्छी जॉब पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। नितिन देखने में बहुत गुड लुकिंग और चार्मिंग था, जबकि निशा एवरेज थी। लोग न सिर्फ उसके मार्क्स हुकुम प्यार करते थे, बल्कि उनके रूप रंग को भी कंपेयर करते थे। इसीलिए धीरे धीरे उसे अपने भाई से नफरत हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई उसे बहुत प्यार करता है। वह उसे अक्सर खर्च करने के लिए पैसे देता था, वह उसके लिए गिफ्ट भी लाता था। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बंद हो गया। एक दिन नितिन शादी करके खूबसूरत लड़की को लेकर आया। उसके मम्मी पापा उस लड़की को देखकर बहुत खुश हुए और उसकी तारीफ करने लगे। यह देखकर निशा को अपनी भाभी से भी नफरत हो गई। दिन बीतते गए और जूही एक हाउसवाइफ बन गई, जो खुशी खुशी उन सबका ख्याल रखती थी। वह उनके लिए खाना बनाती थी और घर की सफाई करती थी। शादी के बाद नितिन ने निशा से ज्यादा जूही पर ध्यान देना शुरू किया। कई बार वह उन दोनों के लिए गिफ्ट लाया था, लेकिन जूही का गिफ्ट उससे कहीं ज्यादा बेहतर होता था। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।